नमस्कार मित्रों, राजकीय महाविद्यालय बनेड़ा भीलवाड़ा में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे वेगनर का महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। वेगनर के महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत को समझने से पहले मैं आपको उसके बारे में कुछ बेसिक जानकारी उपलब्ध करवाता हूँ, ताकि आप महाद्वीपीय प्रवाह के सिद्धांत को अच्छे से समझ सकें। देखो मित्रों, हमारी पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांतों का अध्ययन हमने पहले किया है। उसके बाद में महाद्वीप और महासागरों का निर्माण किस प्रकार से हुआ, ये एक भूगोलविदों के सामने प्रमुख समस्या थी। इसके संदर्भ में विद्वानों के भिन्न भिन्न मत थे और प्रारंभ में यानी कि वेगनर का जो महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत है उससे पहले तक ऐसी मान्यता थी कि महाद्वीप और महासागरों का निर्माण एक स्थिर सिद्धांत के तहत हुआ है, अर्थात जो भाग ऊपर उठे हुए हैं वे महाद्वीप हैं और जो भाग नीचे थे अर्थात निम्न भाग थे वे जल भर जाने से महासागरों में परिवर्तित हो गए। यानी हमारी पृथ्वी की उत्पत्ति हुई, उत्पत्ति के बाद में जो इसका आउटर था या इसका जो धरातल था उस पे ऊपर उठे हुए भाग महाद्वीप और जो नीचे भाग थे जिसमें जल भरा हुआ है वे महाद्वीप कहलाए। अर्थात महाद्वीप और महासागर एक स्थिर कंडीशन वाली दशा को ही तत्कालीन समय में मान्यता थी और उसी के संदर्भ तक जानकारी थी कि ऐसा हम मानते थे। लेकिन कालांतर में विद्वानों के सामने इस प्रकार के विचार आए कि ऐसा नहीं हो सकता। कुछ प्रमाण उनको इस प्रकार के दिखे कि महाद्वीप और महासागर जो हैं ये सदैव स्थिर नहीं रहे हैं, अर्थात ये स्थिर भूखंड नहीं है। तो जब इस प्रकार के विचार आए तो इस प्रकार के विचारों के पीछे जो कारण थे उसमें सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है कि नवीन मोड़दार जो पर्वत है, इन नवीन मोड़दार पर्वत जो हैं इनमें पाई जाने वाली चट्टानें जो थी वे जलज चट्टानें थी और महासागर में पाए जाने वाले जो जीवाश्म वगैरह हैं इनमें पाए जाते थे। इस प्रकार विद्वानों के दिमाग में एक ये समस्या आई कि फिर ये जो राकी पर्वत है, एंडीज पर्वत है और अल्पस पर्वत समूह है, हिमालय वगैरह है, तो इनका जो निर्माण हुआ ये जलज चट्टानों से किस प्रकार हुआ। अगर ये सब स्थिर रहे हैं तो ऐसा संभव नहीं है। तो ये प्रारंभिक जो विचारधारा का उत्पन्न होना है ये इस प्रकार से आरंभ होता है। अब मैं आपको बताऊं कि इसके संदर्भ में सर्वप्रथम जो थे कि महाद्वीप और महासागर जो हैं ये स्थिर नहीं रहे, ये गतिशील थे और इनकी गतिशीलता के संदर्भ में सर्वप्रथम जो अपने विचार रखे थे वो बेकन ने रखे थे। और बेकन ने इस प्रकार के जो विचार हैं वो बहुत पहले ही रख दिए थे। 1620 ईस्वी के आसपास बेकन ने इस प्रकार की परिकल्पना प्रस्तुत की कि महाद्वीप और महासागर स्टेबल नहीं होके गतिशील है। लेकिन उस समय बेकन ने बहुत आंशिक रूप से इस पे प्रकाश डाला और बेकन के विचारों को कोई विशेष मान्यता नहीं मिल पाई, केवल एक नाम रह गया कि बेकन ने इस प्रकार के विचार कुछ दिए। उसके बाद में इसके बारे में विस्तृत रूप से प्रकाश डालने वाले विद्वानों में सर्वप्रथम जो नाम आता है वह आता है स्नाइडर का आता है। ओंटेरियो स्नाइडर ने 1858 ईस्वी में महाद्वीप और महासागरों के संदर्भ में इस प्रकार के विचार व्यक्त किए कि यह स्थिर नहीं होके गतिशील थे। ओंटेरियो स्नाइडर के बाद में भी इस परिकल्पना को कुछ विशेष ध्यान इस तरफ नहीं गया और उनके बाद में यानी कि तकरीबन 50 साल बाद 1858 ईस्वी के बाद में 1908 में F.V. टेलर महोदय ने महाद्वीपीय प्रवाह का सिद्धांत प्रतिपादित किया। तो हम जो कर रहे हैं वो हमने बैकग्राउंड में देखा कि जो महाद्वीप और महासागर हैं वे स्थिर नहीं हैं, गतिशील हैं और इनकी उत्पत्ति किस प्रकार से हुई इस संदर्भ में, यानी पृथ्वी का जो वर्तमान स्वरूप महाद्वीप और महासागरों को लिए हुए है वह वर्तमान स्वरूप में किस प्रकार से आया है, इसके संदर्भ में विद्वानों में जो धीरे धीरे
जो स्थिरता वाली संकल्पना थी, उसके बाद में गतिशीलता की संकल्पना आती है। और इस गतिशीलता की जो संकल्पना है उसमें मैंने बताया आपको कि बेकन और बेकन के बाद में ओंटेरियो स्नाइडर ने 1858 में अपने विचार व्यक्त किए। उसके बाद में F.V. टेलर ने सन 1908 में महाद्वीपीय प्रवाह का सिद्धांत प्रतिपादित किया। टेलर का विचार स्थलभाग के क्षैतिज स्थानांतरण का समर्थन करता था। टेलर ने ये बताया कि जो ये महाद्वीप है या स्थलभाग है, ये क्षैतिज रूप से गतिशील है। ध्यान रखना कि जो मैंने स्थिरता वाली बात कही है उसमें लंबवत रूप से गतिशीलता की चीज़ को स्वीकार किया गया था। दो अलग अलग प्रकार के मत हैं, आप इसको एक बार अच्छे से समझो कि मैंने जब पहले बताया कि पहले महाद्वीप और महासागरों को स्थिर समझा जाता था, उस स्थिरता वाली बात में ये बात अंतर्निहित है कि जो भाग ऊपर उठे हुए हैं वे महाद्वीप हैं और जो नीचे धसे हुए हैं वे महासागर हैं। अर्थात इनमें ऊर्ध्वाधर रूप से गतिशीलता हुई, जो भाग ऊपर उठ गए वे महाद्वीप और जो नीचे धस गए उन पर जल के भर जाने से महासागरों का निर्माण हो गया। लेकिन जस्ट इसके विपरीत अलग प्रकार के जो विचार दिए गए, यानी कि महाद्वीप और महासागरों में ऊर्ध्वाधर रूप से यानी कि वर्टिकल रूप से जो गतिशीलता है उसके ठीक विपरीत कि क्षैतिज रूप से ये गतिशील है। महाद्वीप और महासागर जो है उनमें क्षैतिज गतिशीलता की जो विचारधारा आई है वह बेकन, ओंटेरियो स्नाइडर और उसके बाद में 1908 में F.V. टेलर ने इसको बताया है। और टेलर का विचार था कि स्थलभाग के क्षैतिज स्थानांतरण का वो समर्थन करते हैं। उसके बाद में अल्फ्रेड वेगनर ने सन 1910 है या प्रमुख रूप से उसको 12 है कि उनका प्रतिपादन, जो सिद्धांत का प्रतिपादन उन्होंने 1912 में किया था। तो अल्फ्रेड जो वेगनर है वही सिद्धांत, इसके बारे में हम पहले चर्चा डिटेल से करेंगे वेगनर, लेकिन वेगनर से पहले की बातें मैं आपको बता देता हूँ। थोड़ा सा हम एक बार टेलर के बारे में जिक्र करेंगे। तो टेलर का मैंने जिक्र किया, टेलर के अलावा अन्य और भी विद्वान जैसे वेगनर हैं, होम्स हैं, जोली हैं या डेली हैं, ये विद्वान ऐसे विद्वान हैं जिन्होंने महाद्वीपीय विस्थापन के पक्ष में अपने प्रमुख विचार रखे हैं या अपने सिद्धांतों को प्रतिपादित किया। और सबसे महत्वपूर्ण जो अभी हम चर्चा करेंगे वह अल्फ्रेड वेगनर का। लेकिन वेगनर से पहले मैं आपको टेलर का थोड़ा सा परिचय करवा दूँ ताकि आपको वेगनर का सिद्धांत बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। टेलर ने भी महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत से बच्चों ये मतलब है कि महाद्वीप और महासागर हैं वे गतिशील हैं। ध्यान रखना ये परिकल्पना इसलिए महत्वपूर्ण है कि आगे चल के जब हम प्लेट विवर्तन के सिद्धांत पढ़ेंगे वे इसी परिकल्पना का एक परिवर्धित रूप है। इसको समझने के बाद ही वो हमें बहुत अच्छे से समझ में आ पाएगी। तो सर्वप्रथम F.V. टेलर ने महाद्वीपीय प्रवाह की परिकल्पना का प्रतिपादन सन 1908 में किया था। और टेलर ने जो अपनी ये परिकल्पना थी उसका मुख्य उद्देश्य उन प्रतिपादित करने का था कि टर्सरी काल के जो मोड़दार पर्वतों की व्याख्या करना था, अर्थात राकी पर्वत, एंडीज पर्वत और जो अल्पाइन पर्वत थे जिसमें कि यूरोप और एशिया महाद्वीप के जो नवीन मोड़दार पर्वत हैं, इनके संदर्भ में वो अपनी व्याख्या करना चाहते थे कि इन पर्वतों का निर्माण किस प्रकार से हुआ है। अर्थात पूर्व पश्चिम फैली हुई राकी और पूर्व पश्चिम फैली हुई जो अपनी ये अल्पाइन श्रेणी और हिमालय और उत्तर से दक्षिण फैली हुई राकी और एंडीज पर्वतों के संदर्भ में वे अपना प्रमाण प्रस्तुत करने के संदर्भ में उन्होंने इस महाद्वीपीय विस्थापन की परिकल्पना का प्रतिपादन किया था। टेलर ने अपने सिद्धांत का जो आरंभ है वह क्रिटेशियस काल में माना। बड़े शॉर्ट में मैं आपको बता रहा हूँ कि टेलर ने अपने सिद्धांत को क्रिटेशियस काल में उत्पन्न माना। और टेलर ने बताया कि क्रिटेशियस काल में ही चंद्रमा की उत्पत्ति हुई थी। ठीक है, और चंद्रमा उस समय जब पृथ्वी से अलग हुआ तो उन्होंने बताया कि क्रिटेशियस काल में, देखो पहले उन्होंने बताया कि पृथ्वी पे दो प्रकार के भूखंड थे। एक को उन्होंने नाम दिया लारेशिया, दूसरे को उन्होंने नाम दिया गोंडवाना। एक था लारेशिया उत्तरी ध्रुव पर स्थित था और गोंडवाना दक्षिण ध्रुव पर स्थित था। शेष रहे जो भाग था उसमें महासागर स्थित था। दो चीज़ें स्पष्ट हो गई। टेलर को समझने के लिए बड़े आसानी से आप इसको समझते हो कि टेलर ने सर्वप्रथम महाद्वीपों के विस्थापन की परिकल्पना का प्रतिपादन किया। टेलर का उद्देश्य टर्सरी युग का मतलब सभी मोड़दार पर्वत जो उस समय के हैं, जिसमें राकी, एंडीज, हिमालय, आल्प्स वगैरह सारे शामिल है, इनकी उत्पत्ति के संदर्भ में उन्होंने अपना सिद्धांत दिया था। टेलर ने अपने सिद्धांत का आरंभ है वह क्रिटेशियस काल में माना है। और उन्होंने बताया कि क्रिटेशियस काल में दो जो हैं, देखो आप को इसमें डिटेल से आप इसमें पढ़ भी सकते हो। और टेलर ने बताया कि क्रिटेशियस काल में दो भूखंड थे,
पृथ्वी पे एक लारेसिया जो उत्तरी ध्रुव पे स्थित था, विशाल महाद्वीप जिसको हम सुपर कंटिनेंट कह सकते हैं लारेसिया, और एक दूसरा था जिसको गोंडवाना भूखंड कहते हैं, ये दक्षिणी ध्रुव के पास स्थित था। दोनों भूखंड आपस में तैर रहे थे। देखो सियाल सीमा और निफे आपने पढ़ा है, तो आप इन दोनों भूखंडों को सियाल समझ सकते हो, और ये सीमा पे तैर रहे थे ऐसा माना जाता है क्रिटेशियस काल में। और इसी क्रिटेशियस काल में चंद्रमा की उत्पत्ति, पृथ्वी का एक भाग अलग होकर किसकी उत्पत्ति होती है? चंद्रमा की। वह चंद्रमा उस समय पृथ्वी के बहुत नज़दीक रहा होगा ऐसा मानते हैं टेलर, और वह नज़दीक होने के कारण से उसके गुरुत्व प्रभाव के कारण से ये जो लारेसिया और गोंडवाना भूखंड थे ये पश्चिम की ओर गति इन्होंने की होगी, इनमें मूवमेंट ऐसा रहा होगा, और एक पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण से विषुवत रेखा की ओर ये भूखंड गति की। तो दो प्रकार की गति उन्होंने मानी है। एक तो चंद्रमा बहुत नज़दीक था पृथ्वी के, उसके कारण से उसमें ज्वार उत्पादक बल जो था, ज्वारी शक्ति थी चंद्रमा की, और उसके कारण से ये पश्चिम की ओर इन्होंने खिंचाव उत्पन्न हुआ, और दूसरा भूमध्य रेखा की ओर हुआ जो पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण हुआ। तो दो प्रकार के गतियां होती है इसमें, एक तो विषुवत रेखा की ओर, एक पश्चिम दिशा की ओर। इस प्रकार से लारेसिया और जो गोंडवाना लैंड थे वे पश्चिम और भूमध्य रेखा की ओर, किसके? जिसके कारण से इनमें क्रेक या दरारें पड़ी और कालांतर में ये टूट गए। और जब ये टूटे, देखो ध्यान रखना कि ये जो विशाल भूखंड थे इनमें बीच बीच में जो हैं वे भूसन्नतियाँ भी थी, और ये जब इस प्रकार से इनमें गति हुई तो गति होने के कारण से जो ये भूसन्नतियाँ थी या इनके किनारे वाले भाग पे जो मलबा था वही कालांतर में इन मोड़दार पर्वतों के रूप में निर्मित हुए हैं, ऐसा मानना था बीएफ टेलर का। लेकिन टेलर की बात वर्तमान समय में मान्य नहीं है, क्योंकि अब ये प्रमाणित हो चुका है कि चंद्रमा की उत्पत्ति क्रिटेशियस काल में पृथ्वी के एक भाग से नहीं हुई है। तो उस समय तत्कालीन समय में जब टेलर का ये विचार आया था उस समय में इस प्रकार की हमें इतनी अधिक जानकारी नहीं थी, और इसको आप एक बार अच्छे से जूम करके इसको देख सकते हो। मैंने आपको ये दिया है पढ़ने के लिए कि आप इसको आसानी से पढ़ के समझ भी सकते हो कि किस प्रकार की बात टेलर ने कही थी। अब हम प्रमुख रूप से जो आगे वाले जो सिद्धांत हैं उनके संदर्भ में हम जिक्र करेंगे, और अब हम वैगनर का महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत की जो परिकल्पना है उसको विस्तृत रूप से जानने का प्रयास करेंगे। तो आगे आने वाला जो वीडियो होगा, अभी मैं इसके बाद में आपको जो आगे एक और वीडियो है उसमें वैगनर के महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत को विस्तृत रूप से समझाऊंगा। ध्यान रखने वाली बात यह है कि आपने पहले देखा कि टेलर का जो विचार है उस टेलर के विचार में काफ़ी अधिक परिवर्तित और संशोधित करके ही वैगनर का महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत प्रतिपादित हुआ है। लेकिन अगर आप टेलर के इस सिद्धांत को समझ जाते हो तो आपको वैगनर का महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। बड़ा सरल है टेलर का सिद्धांत हो, आप इसको समझने के बाद टेलर को, फिर वैगनर को, फिर होम्स को भी बहुत अच्छे से समझोगे, और होम्स को समझने के बाद में आप डेली के सिद्धांत को भी समझ सकते हो, और उसके बाद में आप प्लेट विवर्तन की जो सिद्धांत है उसको समझने में आपको सहायता मिलेगी। आज जो हम ये चर्चा कर रहे थे इसको एक बार पुनः आप समझो। हमारी जो पृथ्वी है और पृथ्वी का जो आउटर है जिस पे महाद्वीप और महासागर स्थित है, पहले इनको स्थिर माना जाता था कि जहाँ महाद्वीप है वहाँ महाद्वीप ही है रहा प्रारंभ से ही, और ये महाद्वीप इसी स्थान पे स्थित रहे, ये कहीं इधर उधर नहीं हुए, और जहाँ महासागर है ये महासागर सदैव यहीं रहे, ऐसी मान्यता थी। इसको हम स्थिर संकल्पना कह सकते हैं। अर्थात जो भाग ऊपर उठ गए, जिनका उत्थान हो गया वे महाद्वीप, और जो नीचे धंस गए वे महासागर के रूप में परिवर्तित हो गए। अर्थात इनमें गति तो हुई लेकिन वह वर्टिकल गति हुई, ऐसी मान्यता। इस मान्यता के ठीक विपरीत जो विचारधारा आई उसको हम कहते हैं महाद्वीपीय विस्थापन के सिद्धांत। और इस प्रकार की जो विचार सर्वप्रथम रखे थे वो बेकन ने, बेकन के बाद में ओंटारियो स्नाइडर ने 1858 में, उसके बाद में बीएफ टेलर ने, और फिर उसके बाद में वैगनर ने अपना विस्तृत सिद्धांत महाद्वीपीय विस्थापन के संदर्भ में अपना प्रस्तुत किया था। अब मैंने आपको बताया कि ये जो क्षैतिज गतिशीलता है, ये क्षैतिज गतिशीलता सर्वप्रथम स्पष्ट रूप से टेलर ने बताई, और टेलर का उद्देश्य ये था कि ये जो नवीन मोड़दार पर्वत है इनकी रचना जो है वह कैसे हुई है, किस प्रकार से हुई है, इसको सिद्ध करने के लिए उन्होंने महाद्वीप और महासागरों में क्या मानी, क्षैतिज रूप से गतिशीलता को स्वीकार किया। और क्षैतिज रूप से गतिशीलता को सिद्ध करने के लिए उन्होंने बताया कि क्रिटेशियस काल में ये जो महाद्वीप महासागर हैं इनमें क्या हुई, गतिशीलता उत्पन्न हुई, और गतिशीलता उत्पन्न होने का कारण भी उन्होंने बताया कि उसी समय चंद्रमा की उत्पत्ति हुई थी। क्रिटेशियस काल में पृथ्वी के एक भाग के रूप में टूटकर जो अलग हो गया था वो पृथ्वी के काफ़ी समीप रहा था।
हालांकि ये निराधार है वर्तमान समय में, लेकिन उन्होंने जो बताया वो है। और उससे चंद्रमा की ज्वारोत्पादक बल के कारण से ये पश्चिम की ओर जो दो भाग उन्होंने बताए, दो सुपर कंटिनेंट उन्होंने जो लारेसिया और गोंडवाना लैंड बताया है, इनमें क्या हुआ, खिंचा हुआ पश्चिम की ओर, और पृथ्वी के जो घूर्णन गति है उसके कारण से भूमध्य रेखा की ओर उनमें खिंचा हुआ, इसलिए ये आपस में टूटे। और टूटने के कारण से इनमें जो बीच में भूसन्नतियाँ थी, मूवमेंट होने के कारण से इनके भूसन्नतियों के बीच का जो मलबा था, इनकी मूवमेंट होने के कारण से वो वलित मोड़दार पर्वतों के रूप में बना है, ऐसा विचार दिया। अब हम विस्तृत रूप से वैगनर के महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत की चर्चा करेंगे आगे आने वाले वीडियो में। धन्यवाद।